एक्सपेरिमेंट था लेवाशियर के बारे में जो दिया हुआ है, लेवाशियर के बारे में सॉरी, मैंने आपको ये बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपसे कहा था क्या कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ये पढ़े थे ना कि केमिकल रिएक्शन में मास को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और न ही मास को हम क्रिएट कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। यहाँ पर आपके सामने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या है, लेवाशियर 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 लेवाशियर। तो लेवाशियर ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था उसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है इनका। यहाँ पे कह रहा है Lavoisier performed his experiment in a closed system. He found that the total weight of the system is not changed in a chemical reaction. He performed the decomposition reaction of the red oxide, इसने लिखा है red oxide of mercury. मरकरी जानते हो ना, मरकरी Hg, मरकरी के बारे में तो जानते होगे। हाइड्राजाइरम इसका लैटिन नेम होता है, बट बोलते हैं इसको मरकरी। तो यहाँ पे कह रहा है मरकरी ऑक्साइड, कह रहा है मरकरी का ऑक्साइड यानी HgO। वो भी कौन सी कलर का बोल रहा है, रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी टू फॉर्म मेटालिक मरकरी एंड ऑक्सीजन। यानी अगर हम HgO का अगर हम डिकम्पोजिशन कराएंगे तो क्या बनेगा जरा बताओगे, बनेगा Hg और साथ में क्या बनेगा O2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे 2, बैलेंस हो गया। इसका मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जहां पे हम मरकरी ऑक्साइड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं मरकरी और किसमें, ऑक्सीजन गैस में। तो इनका जो ऑपरेटस है वो यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है। ऑपरेटर्स में यहाँ पे पूरा एक क्लोज सिस्टम ले लेते हैं। ये तो हम लोग सिंपल करा सकते हैं, लाइक सपोज करो हम लोग चलो खुद का बनाते हैं। मान लो कि हमने एक जार ले लिया या फिर कोई फ्लास्क ले लिया, कुछ भी ले लिया, और एक काम करते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्यूब यहाँ से निकाल देते हैं बाहर, और इसको भी हम एक काम करते हैं यहाँ पे एक दूसरे जार के अंदर हम रख देते हैं, जिससे होकर के इसके अंदर गैस एंटर करेगा। और एक काम करते हैं इसको एक वेटिंग मशीन के ऊपर रख देते हैं पूरे सिस्टम को, और पूरे सिस्टम का वेट कर लेते हैं कितना ग्राम है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हम HgO रखेंगे, जब उसे हम बाहर से हीट देंगे, हीट प्रोवाइड जब उसे करेंगे, तो इसके अंदर से कौन निकलेगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन निकलेगा, इस फ्लक्स में जाएगा और यहाँ पे कौन इकट्ठा होगा, ऑक्सीजन। कुछ ऑक्सीजन इसमें भी रहेगा, कुछ इसमें भी रहेगा। रिएक्शन अकर किया, जो HgO है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, Hg में, यानी रिएक्शन हुआ। लेकिन जो टोटल वेट रहेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि आपको पता है यहाँ से ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसे हमने इस कंटेनर के अंदर दोनों को मिला करके रखा हुआ है, यानी जो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है उससे भी हमने रोक के रखा हुआ है। तो जो वेट HgO से लॉस हो रहा था वही वेट ऑक्सीजन के फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा, और हम उसे भी साथ में लेके चल रहे हैं। इसलिए तुम कहते हैं टोटल वेट जो होता है केमिकल रिएक्शन में या फिर टोटल मास जो होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही किसका मास होगा, प्रोडक्ट का। वो तो यहाँ से भी दिखाई दे रहा है ना कि हमारे पास 2 एटम मरकरी के हैं, तो यहाँ पे 2 एटम मरकरी का है, 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, 2 एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। तो बात वही है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं देखना। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आते हैं। ये कुछ इक्वेशन तो मैं आपको करा ही चुका था उससे, जो पहला अपना लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये हमको नहीं देखना। हम आते हैं सेकंड लॉ पे। ये इससे रिलेटेड एक छोटा सा वो था, मतलब कह सकते हो प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन में क्या है भाई, ये एक आदमी है और ये आदमी पता नहीं कैसा है, शायद कुछ भी हो, चलो इसको हम एक नाम देते हैं। क्या नाम दिया जाए इसको, बजारा कोई बताएगा क्या नाम दिया जाए, कोई ऐसा नाम जो तुम लोग को याद आता हो तुम में से। नहीं, अब कोई जरूरी नहीं है कि हम इसे किसी पर्टिकुलर बच्चे का नाम दे देते हैं। तो अब इसमें हो क्या रहा है, जैसे कि एक इंसान है, मान लो कोई कार्टून जैसा बनाया गया है, इसके हाथ में इसने बम लिया है। बम का मतलब जो पटाखा नहीं होता है, उसने वो लिया है। तो हाथ में पटाखा लेकर के इसका जो टोटल वेट कितना है, 70 kg बिफोर एक्सप्लोजन। पटाखा फटने से पहले का वेट कितना है, 70 kg। और जब पटाखा फटा तब भी इसका वेट कितना है, क्योंकि इसे एक आइसोलेटेड चैम्बर में रखा गया है, ऐसे चैम्बर में जहां से कोई पार्टिकल बाहर न निकल पाए। यानी जब ब्लास्ट नहीं हुआ था तब भी उतने ही पार्टिकल, ब्लास्ट होने के बाद भी वही मास रहेगा। तो ये सिंपल सा है। हाँ, जाहिर से नहीं, ये सही बात है। और सोचो, ये जिसे आप जाहिर सी बात कह रहे हो, और इसे ही सबसे पहले अगर ऑब्जर्व कर लिया लेवासियर ने, तो यही आपकी जाहिर सी बात क्या हो गई, एक लॉ हो गया केमिस्ट्री में, और उन्हें हम इतना ज्यादा सम्मान भी देते हैं। तो यही बात है, हर एक चीज जाहिर सी ही होती है, लेकिन बाद में वो जाहिर कुछ ज्यादा हो जाता है। हाँ, क्या ही कहूं मैं। तो ये एक वैज्ञानिक है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। क्या नाम है इनका भाई, ये सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ का क्या नाम है भाई, आपका लॉ का नाम दिया है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या फिर लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। दोनों को सेम ही बोलते हैं, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दोनों सेम होता है। तो ये वैज्ञानिक हैं आपके सामने, इनका नाम क्या है, प्राउस्ट। अगर नहीं लुईस प्राउस्ट बोलना है तो सिर्फ क्या बोल सकते हो,
प्राउस्ट। तो इनका जो रूल है वो क्या कहता है मैं पहले आपको बता दूं। पहली बात, थोड़ा सा मैं सिंपल क्वेश्चन करता हूं। अगर हम वाटर आरओ का पीते हैं जो आपके घर में होता है, या फिर बाहर से फिल्टर वाला पानी आप मंगवाते हो, उस वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, बताएगा कोई? उस वाटर का फॉर्मूला क्या होगा? अरे भाई बोलो। यस, H2O होगा। अगर मैं कह दूं किसी नदी का पानी है, किसी रिवर का पानी है, किसी रिवर का वाटर है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो क्या इस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा? नहीं। तो इनका रूल ये कहता है कि अगर कोई दो एलिमेंट्स हैं, एक दूसरे से कंबाइन होकर के किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उन एलिमेंट्स का जो मास है, जो एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, वो एक हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। चलो ये क्या कह रहा है ऐसे नहीं समझ में आएगा, कुछ बेसिक एग्जांपल टाइप का ही मैं ले लेता हूँ। जैसे H2O मैंने यहाँ पे लिखा है, जरा बताना हाइड्रोजन के कितने एटम लगे हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने एटम लगे हैं? 2। अगर मैं कह दूं हाइड्रोजन के एक एटम का वेट है 1 ग्राम पर मोल, और इसका जो वेट है वो कितना है, जो कोई बताएगा? 16 ग्राम पर मोल है। तो बताओ 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना ग्राम ऑक्सीजन लगा है? 16 लगा है। तो इनका जो मास रेशियो है वो कितना है? तो वाटर कहीं पर मिलेगा उसका जो मास रेशियो होगा वो कितना होगा? तो ये जो रिवर का वाटर था इसके अंदर भी 1:8 से ही जुड़े होंगे, यहाँ पर भी 1:8 के ही जुड़े होंगे। तो हम बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज ऑलवेज रिमेन 1:8। वो हमेशा क्या रहेगा? 1:8 रहेगा। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो पानी कहाँ बनाएगा। जैसे बरसात का पानी हो, या फिर कह सकते हो जो बारिश होती है उसका अगर वाटर हो, तो उसका भी फार्मूला क्या होगा? वही होगा। क्योंकि जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ कह रहा है कि एलिमेंट जब एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो कांस्टेंट मास में कंबाइन होंगे। तो बस यही बात है। इसके बारे में इनका जो डिफिनेशन है वो यहाँ पे लिखा होगा। यहाँ पे देखिए, दिस लॉ स्टेट दैट डिफरेंट सैंपल ऑफ सेम कंपाउंड, थोड़ा समझना जो भी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, डिफरेंट सैंपल ऑफ same compound always contain the same element combined together in the same proportion by mass। वही जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, थोड़ा समझने का है, बहुत कंफ्यूजन की बात नहीं है। कह रहा है डिफरेंट सैंपल्स ऑफ द सेम कंपाउंड। जैसे कि हम H2O की बात कर रहे थे ना, तो लो हमने H2O को ले लिया। डिफरेंट सैंपल का मतलब क्या? एक सैंपल हमने कहां से उठा लिया? रिवर से। एक सैंपल कहां से उठा लिया? सी से। अलग अलग सैंपल हमने उठा लिया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। यानी इसके अंदर जो एलिमेंट हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो जब भी एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो उनका जो मास रेशियो होगा वो क्या होगा? सेम। तो यहाँ पे क्या इनका मास रेशियो सेम है? थोड़ी देर पहले हमने जो निकाला था कितना आया था भाई? तो इसके अंदर भी कितना आया? 1:8 आया। इसी को हम क्या बोलते हैं? द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और इसे किसने दिया था? बताओगे पूरा नाम? लुईस प्राउस्ट ने दिया था। अब इससे इसका एक और डिफिनेशन है, तो ये सब हम लोग देखने की जरूरत नहीं है, बात अगर समझ गए होगे तब। यहाँ पे देखो वाटर का एग्जांपल भी दिया हुआ है आपके पास। कह रहा ना, फॉर एग्जांपल वाटर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स एंड इट इज ऑलवेज 89% ऑक्सीजन एंड 11% हाइड्रोजन बाई मास। अब जो हमने 1:8 लिखा था, उसी 1:8 को इसमें किसने कन्वर्ट कर दिया है? परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो आपको आता ही है, बस इतना माइंड में रखना है कि जो मास रेशियो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं जाना है। एक और है, क्या कह रहा है? एवरी सैंपल ऑफ प्योर वाटर थ्रू प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेन रिवर वाटर पंप, मतलब सारे बोल दिए जो मैं थोड़ी देर पहले बोल दिया था आपसे। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था ना कि वाटर किसी लैब में प्रिपेयर किया गया हो, वाटर रेन का हो, वाटर रिवर का हो, और या फिर वाटर पंप का हो, जो हम लोग खेती करने के लिए जो पानी निकालते हैं उसकी बात कर रहा है। वो वही कह रहा है कि 1 पार्ट हाइड्रोजन एंड 8 पार्ट क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना ग्राम जुड़ा होगा ऑक्सीजन? 8 ग्राम जुड़ा होगा बाई मास। यही कह रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को? सिंपल है। और ये एक वैज्ञानिक है ना, बार्जिलियस, जो इसके बारे में इन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन अपना दिया है, जरा हम इनकी भी सुन लेते हैं। कह रहा बार्जिलियस हिटेड 10 ग्राम लेड विथ वेरियस अमाउंट ऑफ सल्फर। मतलब उन्होंने क्या किया? 10 ग्राम लेड, जानते हो पीबी, किसके साथ कंबाइन करा रहे हैं भाई? सल्फर के साथ। तो कोई बताएगा लेड सल्फर के साथ मिलकर क्या बनाएगा? लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड बनाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है? बट एवरी टाइम ही गॉट एग्जैक्टली 11.56 ग्राम लेड सल्फाइड
and the excess of sulfur was left over. This shows that significance of law of constant proportion. अब इसका थोड़ा मतलब समझ लेना कि अगर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हर बार उन्हें क्या मिल रहा है, लेड सल्फाइड जो है, लेड सल्फाइड कितना ग्राम मिल रहा है, 11.56 ग्राम मिल रहा है। अब मैं कहूं कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, जैसे मैं कह दूं कि आप एक काम करो कि आप ये लेड ले लो, 10 ग्राम ले लो, कभी 20 ग्राम ले लो, कभी 30 ग्राम ले लो, या फिर एक काम करो कि आप 10 ग्राम लेड ले लो और इसके अंदर अलग अलग अमाउंट में क्या मिलाते जाओ, सल्फर मिलाकर रिएक्शन कराते चले जाओ। तो एक्सेस अमाउंट में जब सल्फर इससे रिएक्शन करेगा तो आपको पता है 10 ग्राम को जितना चाहिए होगा उतना ही ये लेड लेगा, समझ रहे हो। 10 ग्राम लेड को जितना ऑक्सीजन चाहिए वही तो लेगा वो, बाकी सल्फर क्या रहेगा, अनरिएक्टेड रहेगा, वो बाकी का वैसे ही बचा रहेगा। बाकी जो अमाउंट है वो कितना बना रहा है, 10 ग्राम लेड कितना बना रहा है भाई, 11.56 ग्राम क्या बना रहा है, लेड सल्फाइड बना रहा है। तो मतलब 10 ग्राम में से अगर 11.56 में से अगर 10 निकाल दोगे तो कितना बच जाएगा, 1.56। एंड नॉर्मल क्या है, 10 ग्राम लेड से कितना ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, हाँ सॉरी सल्फर, सल्फर कितना रिएक्शन कर रहा है, 1.56। वो हमेशा उतना ही रिएक्शन करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ लो, तो लेड सल्फाइड हो सकता है पीबीएस दिया होगा, पीबीएस लेड सल्फाइड। तो यहाँ पे देखो दोनों का रेशियो जो है वो सेम है, 1:1 के, लेकिन यहाँ पे मास रेशियो की बात कर रहे हैं तो लेड का भी मास लेना पड़ेगा और किसका मास लेना पड़ेगा, सल्फर का मास लेना पड़ेगा, तब जाके हम निकालेंगे, लेकिन बात वही पड़ेगा जो यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये बार्जेलियस का था, उन्होंने प्रूफ किया। अब आपके पास आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अच्छा क्या मुझे शुरू से रिपीट करना पड़ेगा दोबारा, 4 ही 5 लॉ हैं, अच्छे से थोड़ा देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा, फिर हम सीधे न्यूमेरिकल पे आएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल मास ऑफ प्रोडक्ट माइंड में होना चाहिए। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, हाँ अगर दो एलिमेंट या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं तो उनके जो मास होंगे जो एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं वो एक फिक्स कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होंगे। क्लियर, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा उसे कहां से बनाया जा रहा है, ठीक है, हर बार वही रहेगा। अब आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और इसे किसने दिया था भाई, वैज्ञानिक का नाम है जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन ने बहुत ज्यादा केमिस्ट्री के फील्ड में इन्होंने अपना कह सकते हो कंट्रीब्यूशन दिया है। जॉन डाल्टन ने ही वो दिया था, आपको याद है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, 1808 के आसपास में इन्होंने दिया था। यही वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एटम के बारे में थोड़ा बहुत बताया था लोगों को। और आज हम कहते हैं जॉन डाल्टन, और एक और वैज्ञानिक का नाम लेते हैं, इंडियन फिलोसफर एंड साइंटिस्ट नेम नहीं, उनका नाम है मार्सी कनादक। मार्सी कनाद का नाम लेते हैं ना, नहीं सुना है भाई। एटम के बारे में जब हम लोग शुरुआती दौर में बात कर रहे थे, मैंने कहा था ना एटम के बारे में इंडियन वैज्ञानिक मार्सी कनाद ने कहा था कि स्मॉलेस्ट यूनिट को हम परमाणु कहेंगे, बोला था। और उसे जॉन डाल्टन ने क्या बोला था, एटम बोला था। तो ये वही जॉन डाल्टन है। अब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है थोड़ा देख लेना, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि जो सारे लॉ हैं वो अप्रोक्स लगभग लगभग आपको सेम लगेंगे, बट ऐसा है नहीं, ये सेम नहीं है। थोड़ा दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। तो जरा देखिए इसको, कह रहा व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। ये जैसे कह रहा है मैं वैसे ही लिखते चल रहा हूं, तुम समझ जाओगे। टू एलिमेंट्स, कोई दो एलिमेंट बोलो सिंपल जो एक दूसरे से रिएक्शन कर सकते हैं। H2O ले लें, हाइड्रोजन और, चलो मान लेता हूं मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तुम बोल रहे हो, तो पहला हो गया हाइड्रोजन और दूसरा क्या हो गया ऑक्सीजन। तो व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ये दो एलिमेंट कंपाउंड करके दो से ज्यादा बना रहे हैं, दो एलिमेंट कंबाइन होकर दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसकी जगह पे अगर आप चाहते तो कार्बन और क्या ले सकते थे, ऑक्सीजन। तो आप मान लो इसका भी बना रहा हूं, कार्बन और ऑक्सीजन जब पहली बार रिएक्शन करते हैं तो मान लो किसने क्या बना लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। जब इसने दूसरी बार रिएक्शन किया तो क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये स्टेटमेंट यहां तक क्लियर हो गया। इसने कह रहा था व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, तो मैंने बना दिया मोर देन वन कंपाउंड। फिर कह रहा था मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट। थोड़ा समझना, ये लाइन में रोकता हूं यहाँ पे। कह रहा है पहले एलिमेंट का मास जो दूसरे एलिमेंट के मास से रिएक्शन कर रहा है। तो चलो मैं थोड़ा करके देख लेते हैं भाई कौन किससे क्या रिएक्शन कर रहा है, क्या इतना गंभीर मामला है इसका, जरा देखना। पहला एलिमेंट क्या है, कार्बन। कार्बन का जरा मोलर मास बोलना 12, यानी यहां कह सकते हैं 12 ग्राम कार्बन कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है बताओगे, 32 ग्राम से रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पे कार्बन कितने ग्राम है,
यस 12 ग्राम, यहाँ पे भी ये कितने ग्राम है 16 ग्राम। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आर इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर और सिंपल मल्टीपल रेशियो। थोड़ा कट करके देख लो जरा, तो ये कितना हो जाएगा 2 बार होगा, ये कितना होगा 16, ये 1 होगा, ये कितना हो जाएगा 8 होगा कि नहीं होगा? कुछ मैंने अलग लिख दिया क्या? हाँ अलग लिख दिया, गलत लिख दिया। हाँ वही तो 2 रेशियो, और यहाँ पे 30 नहीं नहीं 2 नहीं था 12 था, ये आपका था 12 12 रेशियो, और ये कितना है 32 है। ठीक है, 4 से काट सकते हैं क्या? 4 से काट दो, 4 से कट जाएगा, और 3 रेशियो कितना हो जाएगा 3 रेशियो 8 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कितना आ रहा है भाई 3 रेशियो 4। तो अब जरा ध्यान देना, ये 3 रेशियो 8 है, और ये कितना 3 रेशियो 8 है 4 है, तो यहाँ पे 3 रेशियो 8 से जुड़ रहा है, यहाँ पे 3 रेशियो 4 से जुड़ रहा है। 4 और 8 का अगर हम रेशियो निकालते हैं 4 और 8 का कितना आएगा, तो इनका जो ऑक्सीजन है, समझना मेरी बात को, ऑक्सीजन जो कार्बन से रिएक्शन कर रहा है यहाँ पे वहां पे, वो दोनों क्या एक सिंपल मल्टीपल रेशियो में रिएक्शन कर रहा है? नहीं समझे अभी भी? मतलब इसका हमने 12 ग्राम ले लिया, इसका 32 ग्राम ले लिया, तो रेशियो 3 रेशियो 8 आ गया। यहाँ पे नोट लिया तो 12 और 16 का लिया तो 3 रेशियो 4 आ गया। 3 सेम है कि नहीं है? यानी पहला जो एलिमेंट है उसका मास क्या है सेम है, तो जो दूसरा एलिमेंट इससे रिएक्शन कर रहा है वो किसमें होगा सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। यहाँ पे देखो ये कितना था 8 था, ये कितना था 4 था, जो कम था मैंने उसको आगे लिख दिया, जो ज्यादा था उसको मैंने बगल में लिख दिया, तो कट के कितना हो गया 1:2। यानी कि जो ऑक्सीजन है इन दोनों से रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे कितने के हिसाब से रिएक्शन कर रहा है भाई, यहाँ पे आपका रिएक्शन कर रहा है 2 के हिसाब से, और यहाँ पे कितने के हिसाब से रिएक्शन कर रहा है 1 के हिसाब से। ठीक है 1:2। कुछ एग्जाम्पल भी दिया होगा, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, कुछ समझोगे तब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लो आ जाओ भाई, ये रहा आपके पास, थोड़ा और मैं छोटा कर दोगे, ये रहा, जरा इसको जरा ध्यान से देखना। अब ये क्या कह रहा है आपसे, फॉर एग्जाम्पल फॉर्म 2 स्टेबल कंपाउंड, कार्बन फॉर्म 2 स्टेबल कंपाउंड। एक क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, अभी मैंने एग्जाम्पल लिया थोड़ी देर पहले। एक क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड 12 पार्ट कार्बन का है, और कितना हमने निकाला था 16 पार्ट किसका निकाला था ऑक्सीजन, क्लियर। इस वाले में 12 पार्ट किसका है कार्बन का, और 32 पार्ट कौन है ऑक्सीजन का। तो अब दोनों में जरा देखो कार्बन का जो मास है वो दोनों लगभग सेम होगा। भाई यहाँ पे कार्बन कितना है 12 ग्राम, इसे भी कार्बन कितना है 12 ग्राम, तो दोनों में तो कार्बन का मास सेम है। ऑक्सीजन का निकालोगे तो यहाँ पे कितना है 16, और यहाँ पे कितना है 32, और 16 और 32 का रेशियो कितना आएगा। तो यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थोड़ा समझे क्या कह रहा है ये। यहाँ पे आपको एक छोटा सा डायग्राम बना करके भी दिखाया है कि अगर दो एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं, तो रिएक्शन करने के बाद जो पहला एलिमेंट है अगर उसका अमाउंट सेम है, तो दूसरे एलिमेंट का जो मास है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। किसी को कोई दिक्कत इस बात से? समझे क्या कह रहा हूं मैं? नहीं समझे? अच्छा रुको, नहीं 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 समझे, एक काम करता हूं मैं, नहीं हो गया है कि और एग्जाम्पल लें। मल्टीपल का मतलब ये हो गया कि वो एक दूसरे का ले रहे हैं ना, पहले वाले का मतलब पहले वाले एलिमेंट का ले रहे हैं, फिर दूसरे वाले एलिमेंट का ले रहे हैं, वो भी सिर्फ एक एलिमेंट को ले रहे हैं। मल्टीपल तो है, बिल्कुल है ना, 1 और 2 का है, सिंपल है। और एग्जाम्पल दे दूं क्या उसका मैं, और लोगे H2O का, हाँ वो भी ले लो चलो। अगर H2O का हम उठाते हैं तो H2O नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिखेंगे। ये हो गया ऑक्सीजन और ये क्या हो गया हाइड्रोजन। अगर ये एक बार रिएक्शन करेगा तो मान लो क्या बनाएगा H2O, एक बार और रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा H2O2 बना सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वाटर। तो यहाँ पे जरा बताओ हाइड्रोजन का मास कितना है 2 है, 2 ग्राम है। ऑक्सीजन कितने ग्राम है 32 ग्राम है। हाइड्रोजन कितने ग्राम है 2 ग्राम है। ये कितने ग्राम है, तो क्या ये और ये सेम है, इसको हम टच नहीं करेंगे। इन दोनों का जरा रेशियो निकालो तो कितना आया 1:2। मिला कि नहीं मिला एक दूसरे को, हाँ और ऐसे बोलेंगे तो तकलीफ है। नहीं नहीं कंफ्यूजन नहीं, जब तक ये क्वेश्चन खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक कंफ्यूजन बना रहेगा। मतलब समझ गए ना क्या करना है। कुछ और लूं क्या एग्जाम्पल? अच्छा रुको कुछ और लेते हैं, तुम्हारे लिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लेता हूं, ध्यान से देखना। नाइट्रोजन ले लिया और कौन ले लिया ऑक्सीजन। मान लो पहली बार रिएक्शन किया इसने बना लिया NO, दूसरी बार रिएक्शन कर लिया क्या बना लिया NO2, ठीक है।
वैसे कई सारे और भी बनते हैं। मान लो ये बना लिया N2O5, ठीक है, हाँ, NO3 नाइट्रेट, वो आयन के फॉर्म में आ जाएगा। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना सकता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p3, आउटर मोस्ट में 3 और ये टोटल लेके कितना हो गया 4 और 5, 3 to 5, 5 बॉन्ड बना सकता है। अब मान लो यहाँ पे मैंने एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, यहाँ पे एक जोड़ दिया, यहाँ पे एक जोड़ दिया, तो गलत है कि नहीं है? आपने मुझसे क्या कहा था NO3 बनाने के लिए ना, तो यहाँ पे आप देखो एक तो ये 2 बॉन्ड ये ले गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले गया, तो 2 to 4 हो गए, एक बचा कि नहीं बचा? तो 2 नहीं बचे अपने पास, तो इसको हटा करके हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? एक, तो एक जोड़ेंगे तो ऑक्सीजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से बैलेंस होगा? बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो। अब बाहर से भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो चार्ज क्या आएगा? वही बात है। तो वो अलग चीज है, लेकिन अगर इस वाले केस में आओगे तो थोड़ा सा आपको डीप जाना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात, अगर नाइट्रोजन 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 3 जगह है, चलो हम करके दिखा देते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे मास कितना है? 14। ऑक्सीजन कितना है बताओगे? 32। वहां पे नाइट्रोजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 16। क्लियर? यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 28। ऑक्सीजन कितना है? 80 है। अब थोड़ा समझना, N2O3 भी लिख सकता हूँ, N2O3 भी चलो ले लेते हैं, एक और बना देता हूँ N2O3। अब कितना होगा इसका? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किसका किसका है। ये NO2 का है, ये वाला किसका है? NO का है, ये N2O5 का है, और NO3 का कितना होगा बताओ? 28:48। ये किसका है भाई? N2O3 का है। आप चाहो तो इसको थोड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में थोड़ा अच्छे से लिख लो, जो छोटा है बड़ा है उसको थोड़ा साइड में करके। 14 14 14 सब में है, इन दोनों को हम पहले उठा लेते हैं, तो 14 14, ये 28 है, 28, फिर कौन है? 28, ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो यहाँ पे जो इनके रेशियो है वो भी ले लो, पहले वाले का 32 है, दूसरे वाले का 16, तो 16 वाले को ऊपर लेना चाहिए हमें, तो एक काम करते हैं 16 वाले को ले लेते हैं ऊपर, ये हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 32। 16 किसका था? NO का था, तो माइंड में रखना ये NO वाले का। 32 किसका है? NO2 वाले का, तो यहाँ पे रख देंगे क्या? NO2। 28 रेशियो कितना है? 48। ये किसका है? N2O3 का। ये वाला किसका है भाई? 80 है, 80, तो 80 है, ये किसका है? ये 80 है आपका N2O5 के लिए। जरा देख के बताओ तो। अब यहाँ पे देखो, पहले वाले के मास को हमें सेम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो अब बताओ, यहाँ पे 28 28 है, तो इसको 28 करने के लिए क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? अच्छा चलो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर हम ऐसा करते हैं तो जरूर देखो क्या होगा, जो न्यू इसके अंदर चेंज आएगा, ये हो जाएगा 28, ये भी कितना हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा, ये जस्ट डबल हो जाएगा 64, ठीक है, और ये कितना है 48। अब थोड़ा समझो, इन सब का हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना कि नहीं निकालना? तो अब देखो, आप चाहो तो 32 के बाद 48 फिर ऐसे इसको लिख सकते हो। रेशियो निकालना मैं सिंपल निकाल रहा हूं जैसे मैंने रखा है, 32 रेशियो, रुक जाओ, कहाँ पे 164 नहीं है, वो 164 नहीं है, मैंने गलती से यहाँ पे हटाया हुआ है, ये सिर्फ 64 है। 32 रेशियो कितना है? 64। रेशियो कितना है? 48। रेशियो कितना है? 80। क्या सब 16 से कटता चला जाएगा? ये कितनी बार आएगा? 2 बार। ये कितनी बार आएगा? 4 बार। ये कितनी बार आएगा? 3 बार। ये कितनी बार आएगा? 5। अगर इसको आप अच्छे से अरेंज कर दो तो क्या बोल सकते हो? 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5। बस थोड़ा सा एलिमेंट को इधर उधर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर कोई दो अलग अलग एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनके जो मास है, एक एलिमेंट का जो मास है जो दूसरे एलिमेंट के सेम मास से कंबाइन हो रहा है, वो हमेशा सिंपल मल्टीपल रेशियो में होगा, है कि नहीं? मल्टीपल उसके कितने हैं? 16 ही तो उसका मल्टीपल है, सब में 16 का मल्टीप्लाई कर दो, सब सेम हो जाएगा। ये तो मैं कह रहा हूं कि पहले एलिमेंट का अगर मास हम सेम ले लेते हैं, जो दूसरा एलिमेंट इससे कंबाइन हो रहा है, इनके मास का जो रेशियो हो क्या होगा? एक मल्टीपल रेशियो होगा। क्लियर? और एग्जांपल दो क्या? होगे तो और ले लेंगे, मुझे क्या दिक्कत है। आते हैं नेक्स्ट, ये क्या आ गया? तो मल्टीपल हो गया, तुम लोग का टाइम नहीं हुआ ना अभी, बाकी कहाँ गया जी? हाँ हाँ, ये रहा। अरे नहीं, ये बनाया जिन्होंने उनका नाम लिखा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, ये बड़ा शानदार है भाई, गिवन बाय रीचर। क्या नाम है?
रिचर, रिचर नाम से थोड़ा लग रहे हैं क्या खतरनाक। रिच अमीर हैं, दिल के कि दिमाग के, दिमाग के अमीर हैं। हाँ रिकर बोलोगे तो तुम्हारे हिसाब से तो केमिस्ट्री को केमिस्ट्री बुलवा दोगे तुम, ऐसा मत करो। तो ये जो वैज्ञानिक हैं रिचर, इन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। तो जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन है वो क्या है, डिफिनेशन पे जाओगे बहुत लंबा चौड़ा है, डिफिनेशन हटाते हैं। अब एक काम करता हूं मैं, काम क्या करूं भाई मैं, एक काम करता हूं, तीन एलिमेंट लेते हैं, कार्बन सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है, माइंड में रखना। कार्बन लिया और क्या लिया, और क्या लिया, ऑक्सीजन, ठीक है। यहां पे रेसिप्रोकल प्रपोर्शन कैसे होगा ये समझना। कार्बन सल्फर से रिएक्शन करा दे क्या, या फिर कार्बन का मैं करा दूं ऑक्सीजन से, या फिर रुको इसको मैं करा देता हूं। हाँ तीनों का आपस में कराना पड़ेगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन सल्फर की जगह, तब शानदार बनेगा। हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन। तो सपोज कर लो कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, CH4। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। अब यहाँ पे ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें पता है H2, ऐसे थोड़ी H2O लिख दोगे, रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब तीन अलग अलग हमारे पास एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कार्बन जुड़ता है तो बनाता है CH4, ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ता है तो बनाता है CO2। तो अब जरा देखो, दो अलग अलग एलिमेंट एक सेम एलिमेंट से कंबाइन हो रहे हैं, हो रहा है। अगर दो अलग अलग एलिमेंट सेम एलिमेंट से कंबाइन हो रहे हैं तो ये दोनों इस एलिमेंट से जिस रेशियो में कंबाइन होंगे वो उसी रेशियो में एक दूसरे से भी कंबाइन होंगे। ऊपर गया सर से, नहीं नहीं गया गया गया, बिल्कुल गया। यहाँ पे कार्बन कितना है, वन पार्टिकल है, कार्बन कितना है। तो एक काम करते हैं, चलो हम वैसे ही लिख देता हूं, कार्बन यहाँ पे 1 है और हाइड्रोजन कितना है 4 है। यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो अगर ये 1 और 1 में है, दोनों सेम है, तो ये जब दोनों मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे तो कितने रेशियो में कंबाइन होंगे, समझे। एक बार मैं दिखा देता हूं कैसे भाई। कार्बन और कार्बन कंबाइन हुए तो 1:1 का रेशियो है, सेम है। तो इस हिसाब से जो ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जो अलग अलग रेशियो में इससे कंबाइन हो रहे थे, एक दूसरे से भी उसी रेशियो में कंबाइन होंगे। इस हिसाब से कितना आ जाएगा भाई, कोई बताएगा। यानी हाइड्रोजन कितना होगा और ऑक्सीजन, यानी क्या बनाएगा, लो खत्म हो गया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये क्या है, क्या यही तो है, समझे। आओ कुछ एग्जांपल देखते हैं और, इसमें शायद दिया होगा। ये देखो इसका ये रूल है, रूल समझोगे तो नहीं समझ में आएगा, मतलब इसका जो डिफिनेशन है वो तुम नहीं समझ पाओगे जल्दी। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, द प्रोपोर्शन इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर शैल बी आइदर इन द सेम रेशियो, सम सिंपल मल्टीपल रेशियो। हाँ हाँ वही मल्टीपल ऑफ इट, जो भी बात है तो वही होगा। तो नहीं समझ में आएगा, कुछ और एग्जांपल दो क्या मैं तुम्हें। हाँ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कर लेते हैं, तुम लोग लगाओगे, क्या बात है, बच्चे इतने तकड़तोड़ हो गए क्या। एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे देता हूँ तुम्हें। हाँ तो ये बच्चा कुछ कह रहा है अभी, बच्ची कह रही है, तुम्हें कैसे पता भाई, तुम्हें कैसे पता, जरा देखो ये वाला एग्जांपल खुद से ट्राई करोगे, मतलब एक्सप्लेन कर पाओगे। चलो मैं तुम्हें तीन एलिमेंट देता हूँ, ये मैंने तुम्हें दिया कार्बन, चलो मैं देता हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, बनाओगे। ये वाला नहीं बनाया था ना मैंने, यही बनाया था क्या मैं, ये बनाया था, ये नहीं था ना। तो चलो सब पक्का ना, तो लो बनाओ तुम लोग तब। चलो तुम्हें तो कह रहे हो नहीं बनाया है। हाँ तो इसको हटा देता हूँ, ये लो, दिस इज सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
बनाओगे?